गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिवेदा इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण न्यूज़ और आलेख है उनका विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे फ्री मेंटोरशिप से। डे है 18। 2 अगस्त के लिए आपके टारगेट रहेंगे GS4 एथिक्स में नैतिक मार्गदर्शन के सोर्स के रूप में कानून, नियम, विनियम और विवेक। GS पेपर 2 में आपको पढ़ना है पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसके अंतर्गत आपको राज्यपाल, CJI और अन्य जज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, UPSC, स्टेट PSC, फाइनेंस कमीशन और GST काउंसिल। आज की जो हमारी महत्वपूर्ण न्यूज़ है वह है इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। इसमें क्या चैलेंज है और वे फॉरवर्ड। UPSC का जो GS पेपर 3 है उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए चर्चा में क्यों है, तो USA के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है 25%, तो उसके कारण जो इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उस पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमने तैयार किया है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत के वस्त्र और परिधान निर्यातकों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, चर्चा करें। तो देखिए भारत का जो वस्त्र और परिधान क्षेत्र है वो रोजगार के मामले में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। निर्यात में हिस्सेदारी देखें तो लगभग 10% है। जो अमेरिका के द्वारा टैरिफ निर्णय लिया गया है और जो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं हैं इसके कारण ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी संकट में आ सकती है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण, कच्चे माल की आपूर्ति, वैश्विक मांग की अस्थिरता, ऐसे कुछ और मुद्दे हैं। तो बात करते हैं मुख्य चुनौतियां क्या हैं। पहला, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण में कमजोरी। देखिए अमेरिका के द्वारा जो 25% टैरिफ लगाया गया है वह भारत के लिए काफ़ी नकारात्मक हो सकता है। कारण जो भारत के पड़ोसी देश और अन्य देश हैं जो प्रतिस्पर्धी हैं, जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, तो ये प्रतिस्पर्धी देश हैं, वहाँ पर जो ये लगाया गया शुल्क वो काफ़ी कम है, वही 20% या उससे कम। तो इसका परिणाम क्या होगा कि भारत के जो वस्त्र उत्पाद हैं वो अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। सेकेंड है कच्चे माल की लागत और आपूर्ति में बाधा। देखिए जो कपास, रंग, धागा है जैसे कच्चे माल हैं उनकी कीमतें वैश्विक बाजार में काफ़ी अस्थिर हैं। और भारत में जो वस्त्र इकाइयाँ हैं वो किस श्रेणी की है, MSME श्रेणी की है, जो कि उच्च लागत को वहन नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा भारत की जो स्थानीय आपूर्ति और गुणवत्ता है वो भी काफ़ी निम्न स्तर की है। बात करते हैं वैश्विक मांग में अस्थिरता। तो कोविड-19 आया, फिर रूस यूक्रेन युद्ध, वैश्विक मंदी, इसके अलावा हाल ही में जो टैरिफ लगाया गया अमेरिका के द्वारा, इसके कारण जो वस्त्र उपभोग है उसमें गिरावट आने की संभावना है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा जो रेडीमेड जो कपड़ा है उसके लिए आयातक है, जहां मांग गिरने से निर्यात में सीधी गिरावट आने की संभावना है। तो जो AEPC है उसके अनुसार भारत का जो बाजार हिस्सा है अमेरिका में 2020 में कितना था, 4.5%, 2024 में बढ़कर ये हो गया 5.8% है। तो जो अस्थिरता आई है उसके कारण ये बाधित हो सकता है। उल्लेखनीय है कि 2024 में भारत के कुल वस्त्र निर्यात में अमेरिका का हिस्सा था 33%, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं सरकारी प्रयास और क्षमता निर्माण की। देखिए सरकार के द्वारा एक PM मित्रा योजना चलाई जा रही है जिसके तहत 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा एक स्कीम है, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। इसके माध्यम से जो टेक्सटाइल हब हैं वहाँ पे अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है उसमें कुल निर्यात है वो $37.7 बिलियन पे पहुँच गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 5% से भी अधिक है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि देखिए भारत को रणनीतिक व्यापार वार्ताएं करनी चाहिए, किसके लिए, टैरिफ में छूट के लिए, विशेषकर अमेरिका और अन्य देश हैं उनके साथ। कच्चे माल की घरेलू उत्पादन क्षमता उसको बढ़ाना होगा, विशेषकर कॉटन और यार्न के क्षेत्र में। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड है जैसी योजना उनका प्रभावी कार्यान्वयन करना होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके तहत भारत को प्रतिस्पर्धी देशों के समान टैरिफ लाभ प्राप्त करने हेतु प्रयास करना चाहिए। ई-कॉमर्स निर्यात मंच हैं उनको बढ़ावा देना जिससे कि जो MSME स्तर के हैं वहाँ पे निर्यात संभव हो सके। निष्कर्ष क्या हो सकता है कि देखिए अभी जो तिहरी चुनौतियाँ हैं कौन सी, बाजार प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति श्रृंखला और मांग अस्थिरता, तो ये भारत के समक्ष तिहरी चुनौतियाँ हैं। तो ऐसे में सरकार को क्या है, रणनीतिक व्यापार नीति अब करनी होगी, कच्चे माल की स्थिरता लानी होगी और वैश्विक साझेदारी है उसमें सुधार करना होगा, ताकि जो आपका वस्त्र उद्योग है, वस्त्र और परिधान निर्यात है, उसको प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इसके बाद में एक न्यूज़ है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संकट, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चेतावनी दी गई है। मामला क्या है,
देखिए एक होटल समूह है, उसके द्वारा याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने राज्य के जो ग्रीन जोन है उसमें निर्माण पर जो रोक लगाई है, वहाँ के हाई कोर्ट ने उसके आदेश को चुनौती दी है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने काफ़ी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की जो बिगड़ती पर्यावरण स्थिति है वो काफ़ी नकारात्मक है। उन्होंने कहा है कि वह दिन दूर नहीं जब पूरा हिमाचल प्रदेश है वो नक्शे से ही गायब हो सकता है। कारण क्या है? देखिए, बाढ़, भूस्खलन, वनों की कटाई, पर्यटन दबाव, अनियंत्रित निर्माण गतिविधि, ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसके कारण वहाँ पे गंभीर पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो गए हैं। तो बात करते हैं कोर्ट की टिप्पणी और चिंताएं। देखिए प्राकृतिक आपदाएं हैं वहाँ पे लगातार बढ़ रही हैं। 2024 में बारिश और भूस्खलन के कारण वहाँ पे 94 लोगों की मौत हो गई और 36 लापता हुए। ये आंकड़े याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि हुई है, बहुत सारे घर हैं वो या पूरी तरह से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखें तो दृश्य और चिंताजनक प्रभाव देखा गया है। किसके कारण? तापमान में असंतुलन, असामान्य वर्षा की स्थिति देखी गई है, पारिस्थितिकी जो है वहाँ पे संतुलन बिगड़ चुका है। कोर्ट ने कहा है कि ये हिमालय राज्य हैं उनके लिए एक सामूहिक चुनौती है। इसके अलावा हाइड्रो पावर परियोजनाएं और जल संकट। तो देखिए जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनसे वहाँ पे जल संकट पैदा हुआ है, भूस्खलन बढ़ा है, घरों में दरारें आ जाती हैं। प्रायोजक हैं उनके द्वारा न्यूनतम जल प्रवाह की अनदेखी की जाती है, जिससे जो जलीय जीवन है वो भी समाप्त हो रहा है। तो इसी का एक उदाहरण है कि जो सतलज नदी है वो रिवर से क्या बन गए? रिवलेट, यानी कि छोटी सी धारा में परिवर्तित हो गई है। इसके अलावा पर्यटन का दबाव और अनियंत्रित निर्माण जारी है। पर्यटन के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या, अपशिष्ट, ध्वनि प्रदूषण, जल संसाधनों पर अत्यधिक बोझ देखा जाता है। 4 लेन सड़कें, सुरंगें, मल्टी स्टोरी भवन, इसके कारण पारिस्थितिकी पर खतरा उत्पन्न हो गया है। पर्वतीय नगर है वहाँ पे कचरा निपटान और जल आपूर्ति है, वहाँ पे एक नियमित समस्या बन चुकी है। इसके अलावा एक अन्य समस्या वृक्षों की कटाई और निर्माण नीति में ढिलाई। तो देखिए देरी से नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, जिससे पर्यावरण को बचाने का जो प्रयास है वो काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। मानव लालच और प्रशासनिक उदासीनता वहाँ पे देखने को मिली है, जिसके कारण जो संकट है वो काफ़ी गहरा हो जाता है। तो कोर्ट की सिफारिशें क्या हैं? तो उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि हिमाचल को शीघ्र और स्थायी समाधान की आवश्यकता है। संघ सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि केंद्र है वो पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने हेतु मदद करे। हिमाचली जो राज्य हैं जो हिमालयी राज्य हैं उनको सहयोग करना चाहिए, ताकि जो संसाधन और विशेषज्ञता है उसका एकीकृत उपयोग किया जा सके। इसके अलावा उनको कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राजस्व कमाना ही सब कुछ नहीं है, पर्यावरण प्राथमिकता होनी चाहिए। तो जब भी एनवायरनमेंट का कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पे इसको आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। अब बात करते हैं दीर्घकालिक प्रभाव की। तो देखिए एक है पारिस्थितिक क्षरण हुआ, हिमालय जैव विविधता है उसको खतरा होगा, भू आकृति का स्थिरता उत्पन्न होगी, भूस्खलन, दरारें, नदी प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी, जनधन की हानि, तो जनधन की हानि होगी, आर्थिक क्षति होगी, प्रवास को बढ़ावा मिलेगा, जनसंख्या विस्थापन, सामाजिक तनाव देखने को मिलेंगे, राजनीतिक और प्रशासनिक संकट जिसमें नीति विफलता, जन असंतोष, ये सब देखने को मिलेंगे। तो समाधान और सुझाव क्या हो सकते हैं? पहला, नियामकीय उपाय। तो जो भी ग्रीन जोन बने हुए हैं वहाँ पे निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनकी पुनर्समीक्षा करना और न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह का पालन अनिवार्य करना। पर्यटन नीति है उसमें सततता लेना, यानी सतत पर्यटन नीति का पालन करना। देखिए जो पर्यटन होना चाहिए वो केयरिंग कैपेसिटी पर आधारित होना चाहिए। काफ़ी अच्छा कीवर्ड है केयरिंग कैपेसिटी, यानी कि जितनी वहाँ की क्षमता है बस उतना ही पर्यटन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। सीजनल यात्री सीमा का निर्धारण करना, होम स्टे आधारित विकेंद्रित मॉडल को अपनाना। इसके अलावा स्थानीय जो समुदाय उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना, पारिस्थितिकी निगरानी में ग्राम पंचायतों की भूमिका को सुनिश्चित करना, पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करना, जन जागरूकता लाना, हिमालय नीति का निर्माण करना। तो सभी हिमालय राज्य हैं उनके लिए एक साझा रणनीति का विकास किया जाना चाहिए। नेशनल हिमालयन इकोलॉजी मिशन जैसी पहलें की जा सकती है। न्यायिक निगरानी क्या हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट है वो एक इकोलॉजिकल रिव्यू कमेटी वो गठित कर सकता है जो लगातार इस पर निगरानी रखे। नीति आयोग के सहयोग से विकास बनाम संरक्षण संतुलन योजना बनाई जा सकती है।
अब अगली न्यूज़ हमारी भूमध्य सागर के रास्ते अवैध प्रवासन। तो लीबिया है, वहाँ से लगातार यूरोप की ओर प्रवासन हो रहा है, तो जिसके कारण एक त्रिपक्षीय वार्ता हुई है। त्रिपक्ष हैं इसमें तुर्की, इटली और लीबिया। तो इसमें भूमध्य सागर के रास्ते जो अवैध प्रवासन हो रहा है उस पर चर्चा की जा रही है। तो बात करते हैं पृष्ठभूमि की। तो ये भूमध्य सागर मार्ग और प्रवासन संकट है क्या? देखिए, लीबिया है, वहाँ पे कई लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता है और दो गुट हैं, एक है पूर्व और पश्चिम, उनके बीच क्षेत्रीय सरकारें हैं, उनके बीच संघर्ष देखने को मिल रहा है और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप प्रवास हो रहा है। तो लीबिया से भूमध्य सागर पार यूरोप पर पहुंचने की कोशिश होती है। इसके कारण ये मार्ग ही अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। तो लीबिया की भूमिका और राजनीतिक स्थिति, तो देखिए लीबिया है वो प्रमुख ऊर्जा निर्यातक देश है और लेकिन साथ ही ये प्रवासी हैं उनके लिए एक प्रमुख लॉन्चिंग पॉइंट भी है, यानी यहाँ से लगातार हैं वो प्रवासी जा रहे हैं। वहाँ पे आंतरिक अस्थिरता है, दो गुट है, उनके बीच लगातार सत्ता संघर्ष चल रहा है और इसके अलावा वहाँ पे इस संघर्ष में रूस, तुर्की, मिस्र, यूएई ऐसे देश बहुत सारे रणनीतिक रूप से शामिल हो चुके हैं और इस अस्थिरता का लाभ उठाते हैं जो मानव तस्कर नेटवर्क हैं वो, और इससे जो यूरोप में अवैध प्रवास है उसकी समस्या देखने को मिल रही है। तो देखिए लीबिया है कहाँ पे, तो इस मैप में हम देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये है लीबिया, ठीक है, और ये है आपका भूमध्य सागर। तो यहाँ से फिर क्या है, ये यूरोप की ओर जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो ये है इसकी सीमा लगती है आपकी भूमध्य सागर से, इसके लिए ट्यूनीशिया है, इजिप्ट है, तो आप ये मैप याद रख सकते हैं। यूपीएससी बार बार इस एरिया से क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। अब बात करते हैं आईडीबीआई बैंक और एलआईसी में रणनीतिक विनिवेश की योजना। देखिए सरकार है वो आईडीबीआई का निजीकरण कर रहा है, एलआईसी में भी रणनीतिक विनिवेश कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईडीबीआई की। देखिए वर्तमान में आईडीबीआई है उसमें केंद्र सरकार और एलआईसी, तो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है 30.48% और एलआईसी की हिस्सेदारी है 30.24%। तो दोनों की कुल कितनी हिस्सेदारी है? 60.72%। तो इन दोनों की ही योजना है इनको बेचने की, यानी कि एक तरीके से इसका पूर्ण निजीकरण होने की संभावना है। तो ये प्रक्रिया वो 3 वर्षों से चल रही है, तो इसको सरकारी बैंकों के निजीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो एक तो आईडीबीआई हो गया, इसके अलावा एलआईसी है, वहाँ पर भी विनिवेश होगा। तो देखिए वर्तमान में एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी है 96.5%। मई 2022 में 3.5% हिस्सेदारी इसकी बेची गई थी, लेकिन जो सेबी के नियम है उनके अनुसार जो सार्वजनिक हिस्सेदारी है वो 10% होनी चाहिए, यानी कि सरकार के पास 90 तक हो सकता है, 10% किसके पास होना चाहिए? सार्वजनिक क्षेत्र के पास। तो सरकार को मई 2027 तक 6.5% हिस्सेदारी और बेचनी है। तो बात करते हैं मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग क्या है। तो सेबी के नियम के अनुसार जो भी सूचीबद्ध वित्तीय संस्थान हैं उनको कम से कम 25% सार्वजनिक हिस्सेदारी रखनी होगी। वर्तमान में जो 5 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं वो इस मानदंडों को पूरा नहीं कर पाए हैं, तो इन्हें 1 अगस्त 2026 तक इन मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है। बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था डेड है या नहीं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। तो देखिए ये कहना अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि हम देखें कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो आईएमएफ के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 1995 से 2025 तक 12 गुना बढ़ी है। अमेरिका के साथ तुलना में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 1995 में अमेरिका की जीडीपी का कितना थी? 5%, और 2025 में ये बढ़ के कितनी हो गई है? 14%। अमेरिका के जो व्यापारिक साझेदार हैं जैसे यूके, जर्मनी, जापान, उन्होंने भारत जितनी या उससे कम वृद्धि दर हासिल की है। बात करते हैं दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की। तो भारत है वो शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था में शामिल हो चुका है। भारत आज वैश्विक आर्थिक वृद्धि में लगभग 16% का योगदान देता है। तो भारत की आर्थिक चुनौतियां क्या हैं? देखिए पहली है विकास दर में गिरावट।
2003 से लेकर 2011 के दौरान भारत की जो औसत जीडीपी वृद्धि दर थी वो 8 से 9% के आसपास थी, 8 से 9%। 2014 के बाद ये लगभग 6% पे स्थिर हो गई है। तो विकास दर में गिरावट आई है। निर्माण क्षेत्र है वहाँ पे सुस्ती देखी गई है। 2019-20 से अब तक निर्माण क्षेत्र है उसकी वार्षिक वृद्धि दर है वो मात्र 4.04% है, जबकि कृषि क्षेत्र में 4.72% पर रही है। निर्यात का सीमित वैश्विक हिस्सा, देखिए भारत जो वस्तुओं का निर्यात करता है उसका वैश्विक हिस्सेदारी सिर्फ 1.8% है और सेवाओं में मात्र 4.5%, तो काफ़ी कम है। इसके कारण जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला है उसमें भारत की इस भागीदारी है वो काफ़ी सीमित हो जाती है। मानव विकास सूचकांक है वो भी काफ़ी कमज़ोर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला श्रम भागीदारी है ना, उसमें भारत की जो स्थिति है वो तुलनात्मक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। विश्व बैंक के अनुसार भारत की 24% जनसंख्या अब भी गरीबी रेखा से नीचे है। बात करते हैं विकास की असमानता, अनइक्वल ग्रोथ। देखिए आर्थिक वृद्धि का जो लाभ है वो समाज के सभी हिस्सों को, सभी वर्गों को समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ। इनइक्वलिटी और वेतन स्थिरता, इसकी समस्या लगातार बनी हुई है। शिक्षित युवा वर्ग है उसमें बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और स्त्री श्रम भागीदारी दर है वो विश्व में अब भी सबसे कम वाले देशों में से एक है। तो आज का हमारा डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।